वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने इससे पहले आपको त्रिकोणमिति के जो भी बेसिक कंसेप्ट थे उनको बताया, उनके फार्मूले को बताया और जो भी उससे इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे उन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी जिसका आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमेट्री, जिसे दूसरी नाम से हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम आपके सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पे वीडियो बनाते हैं तो जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से सवाल आते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में हमें ये अच्छे खासे नंबर भी दिलाते हैं। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो जाता है नंबर प्राप्त करने का। ठीक है ना, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं और चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कैसे इनके कंसेप्ट हैं। देखिए, ऊंचाई और दूरी में पहले हम एक फिगर यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए, ये आपको हम पहले ही बताए हैं कि त्रिकोणमिति जो भी वर्क करता है वो किस पे करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, इस पूरे सवाल में आप दो ही चीज़ें निकालते रहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दूसरा ए भी है कि ऊंचाई और दूरी। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका रूफ है, आप अपने छत पे खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है ना, आप क्या है, अपने छत पर खड़े हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पर, ये ग्राउंड है, ज़मीन है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति नीचे से आपको देखता है, आप इस ऊंचाई पे खड़े हैं, जब जब नीचे से आपको देखेगा जो व्यक्ति, तो यहाँ से एंगल बनेगा जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो कोण कहलाएगा, नीचे वाला व्यक्ति अगर ऊपर वाले व्यक्ति को देख रहा है तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जब नीचे वाला व्यक्ति किसी ऊपर वाले व्यक्ति को देखता है नीचे से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, और मान लीजिए ऊपर वाला व्यक्ति, अब ये ऊपर वाला व्यक्ति जब नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले को देख रहा है तो ऊपर वाले भी व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे वाले को व्यक्ति को देखता है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त कहाँ है, इस छत पर खड़े हैं और आप नीचे से क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त को आवाज़ दे रहे हैं। तो आप जब इसको यहाँ से देखते हैं अपने दोस्त को, तो आपके दोस्त भी ऊपर से आपको देखते हैं। तो जब आपके दोस्त ऊपर से आपको देखते हैं तो जब उनके द्वारा जो एंगल बनता है वो यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, ये बनेगा यहाँ थीटा, और ये जो एंगल होगा ये वाला, तो इसे कहेंगे अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण। ये है अवनमन कोण, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी जब ऊपर से आपके दोस्त आपको नीचे देख रहे हैं तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी अवनमन कोण बनेगा। और जब आप अपने दोस्त को नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। तो सीधा सीधा आपने समझा कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो अवनमन कोण वो होता है, और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि इसी पे सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये और ये BC और यहाँ से ये जो डॉट डॉट रेखा खींची गई है ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है ना तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होगा। उन्नयन कोण किसके बराबर होगा? अवनमन कोण के। उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे सवाल लगाने में। कहीं कहीं पर उन्नयन कोण देगा तो उसे अवनमन कोण, और अवनमन कोण देगा तो उन्नयन कोण में बदल के हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसे जैसे क्या करते हैं आप इस सी से बी की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे
आप परपेंडिकुलर के करीब जाते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है, ठीक है ना, यानी कोण का मान बढ़ता जाता है। वही पॉइंट ए पर आप देख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बेस के करीब पहुंचते जाते हैं, अर्थात है बी के करीब पहुंचते जाते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ से दूर होते जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मान घटता जाएगा। आप देखे होंगे कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी वो इमारत को नज़दीक से जाकर देखते हैं तो अपने सर को ज़्यादा उठाना पड़ता है, और जब वही दूर से देखते हैं तो अपने सर को कम उठाना पड़ता है। तो यानी आपके नेत्र के द्वारा ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी समझने वाली। अब सवाल पे चलते हैं और सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे इस पर पूछे जाते हैं। तो देखिए हम सबसे ज़्यादा फोकस यही करते हैं कि पहले आपको कंसेप्ट बताया जाए, क्योंकि कंसेप्ट आप समझेंगे तभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, पहले आप क्या करेंगे, मीनार बनाएंगे। यहाँ पर हम बना देते हैं एक मीनार, ठीक है। अब कह रहा है ये भूमि पर है तो ये भूमि बना देते हैं, ठीक है। ये मीनार की पाद इसी को कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, ये मीनार का पाद है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या है, 30 मीटर है, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब जब यहाँ से आप देखते हैं इस मीनार के शिखर को, तो उन्नयन कोण बनता है आपका 30 अंश। कितना बनता है, उन्नयन कोण बनता है 30 अंश, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 अंश, ये उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश। और ये मीनार है आपकी। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यही है मीनार। इस मीनार की ऊंचाई मान लीजिए कि एच है, क्या है, एच है। इस मीनार की ऊंचाई एच है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। देखिए इस सवाल में आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो आपको पढ़ाया गया होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और इन सब में हमने रेशियो भी बताया है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये चीज़ें हमने बताया है। देखिए ये आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं और ये बेस है। अगर आप परपेंडिकुलर अपन बेस लिखें, यानी एच अपन 30, परपेंडिकुलर अपन बेस लिखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। देखिए ये एच अपन 30, टेन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। बाकायदे इस पर हमने वीडियो बनाया है, चीज़ों को समझाया है। अब देखिए यहाँ से एच का वैल्यू आपको अगर चाहिए तो 30 का 1 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 30/√3। देखिए √3 का वैल्यू आप कोशिश कीजिए कि इसको नीचे से ऊपर भेज दिया जाए। ऊपर भेजने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे और ऊपर दोनों तरफ, नीचे और ऊपर क्या करना होगा, √3 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर मिल जाएगा आपको 30/√3, और नीचे क्या मिलेगा, √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 का स्क्वायर होता है, और अंडर हट जाता है, 3 बच जाता है। तो 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 चांस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10/√3, ठीक है। चूंकि ये ऊंचाई दूरी दी गई थी मीटर में, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 10/√3 मीटर, ठीक है ना। इससे भी अधिक अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू रख सकते हैं। ये 10 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.7321, ठीक है, 21। तो कम से कम आप डेसिमल के 2 डिजिट तक याद जरूर रखेंगे। देखिए जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी ये 70.321 मीटर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17.321 मीटर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन के साथ आप क्वेश्चनों को बोर्ड में सॉल्व करेंगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी सॉल्व कर दिए तो टेम्परेरी नंबर भी एग्जामिनर देगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, तो डोरी की लंबाई बताइए। देखिए आप भी पतंग उड़ाए होंगे, तो पतंग जब उड़ाते हैं तो देखिए ये आप पतंग की ऊंचाई होती है, और ये क्या होता है, धरातल होती है, यानी भूमि होती है, ठीक है ना। ये डोरी की लंबाई होती है ये वाली, ठीक।
पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, इस पॉइंट पे उड़ रहा है, और ये डोरी की लंबाई है, ठीक है। और ये पतंग है, और यहाँ डोरी की लंबाई से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि है पूरा, इससे ऊंचाई है इसकी 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग क्या कर रहा है? उड़ रहा है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि डोरी की लंबाई बताइए। डोरी क्या है? यही है, जिसको आप नाम देना चाहते हैं तो ए दे सकते हैं, यहाँ बी दे सकते हैं, और यहाँ सी दे सकते हैं। तो डोरी की लंबाई जो होगी वो ए सी होगी। और जब डोरी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है तो आप एक ए सी का मान आपको बताना है। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपान, अगर आप हाइपोटेनस लिखें ए सी, तो आप क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया? 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 60 अपान ए सी, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, ठीक है, √3/2। अब आपको अगर ए सी का वैल्यू चाहिए तो देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर डिवाइड में आ जाएंगे, तो 60 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और √3 किस में जाएगा? डिवाइड में। तो देखिए यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो ये मल्टीप्लाई हो गया, आपका क्या बन जाएगा? 120 बन जाएगा। 62 जा 120। ऊपर आप क्या करेंगे? √3 का मल्टीप्लाई, और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि नीचे से √3 हट जाए, ठीक है ना। ये पहले से ही है, हमने ऊपर √3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये 120 √3 मिल जाएगा, और नीचे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 40 चांस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 40 √3 मीटर, ठीक है। यानी डोरी की जो लंबाई होगी वो 40 √3 मीटर हो जाएगी। लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 40 × √3 का वैल्यू क्या होता है? अभी हमने बताया 1.7321। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, और 1 29, 4 1 जा 4, और 2 6 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब देखिए एक जीरो है, इसको भी बढ़ाइए, डेसिमल 2 2 4, 4 डिजिट पे 2 2 4 यहाँ पर जब डेसिमल लगाएंगे तो यानी 69.284 मीटर की लेंथ होगी, जो उसकी डोरी की लंबाई होगी, ठीक है ना। तो डोरी की जो लंबाई होगी वो 69.284 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको भी समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए इसकी फिगर को पहले से हम ड्रा करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर होगा, ये है भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, और इसके ऊपर एक मीनार बनाया गया है, ठीक है ना, जिसके कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश। जैसे इसके तल को देखा जाता है, पाद को देखा जाता है, तो 45 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। और जब इसी पॉइंट से इसके शिखर को देखा जाता है, मीनार के शिखर को, तो उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 अंश बनता है, 60 डिग्री बनता है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। ये मीनार की ऊंचाई है, जिसे हम मान लेते हैं h, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं h। इसी ऊंचाई को हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है b, a b c d, ये बताया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तरीके क्या होंगे। सबसे पहले आप देखिए, इसके सॉल्व करने के लिए ये आपको बेस नहीं मालूम है, तो आप बेस को कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा कि पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। बी सी डी में लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में ये होगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये होगा आधार, लंब बटे आधार। आप जानते हैं लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है?
45 डिग्री है। तो यहाँ से 20/x, ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 20। तो 20 मीटर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमें से x की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे ये ऊंचाई पूछी गई है। अब बात करेंगे हम त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लंब होगा, तो जिसमें h + 20 लंब हो गया, ये लंब हो गया बटे आधार। आधार क्या है, x है, x का मान 20 है। तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा, और थीटा क्या है 60 डिग्री है। तो देखिए h + 20, ठीक, अपॉन 20 इक्वल टू, देखिए हमने क्या बताया ACD में ये पूरा लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब में h + 20 हो जाएगा और आधार x है, तो x का वैल्यू 20 है, tan 60 डिग्री। तो h + 20 अपॉन 20, tan 60 डिग्री का वैल्यू अभी हमने बताया √3 होता है। 20 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h = 20 √3 हो जाएगा, और ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, -20। ठीक, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से बचेगा √3 - 1, ठीक है, 20 कॉमन हो जाएगा। तो अब इसके आगे भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए 20 √3 का वैल्यू हमने बताया 1.7321 -1 कर देंगे। जब वहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 इंटू, देखिए 1 में से 1 घट जाएगा, 0.7321 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहें तो यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, ठीक है ना। ये जीरो यहाँ बढ़ाइए, डेसिमल देखिए कितने डिजिट पे, 2 2 4, 1 2 3 4 यहाँ पर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 40.642 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई जो होगी, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी 14.642 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को समझेंगे, कंसेप्ट को उनके, और उसके बाद क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जो भी हाई स्कूल में इस समय है उनकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह भी कराएंगे। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट सीखना आपको लिए ज़रूरी है, ताकि प्रैक्टिस सेट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।